नमस्कार। एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल उपराज्यपालों का सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन भी रही उपस्थित। टोक्यो पैरालंपिक में देश का मान बढ़ाने वाली प्रतिभाओं के लिए सम्मान समारोह आयोजित। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी ने की कार्यक्रम में शिरकत। विधानसभा चुनावों से पूर्व बढ़ा बीजेपी का कुनबा। इटावा में शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने सैकड़ों लोगों की कराई बीजेपी की सदस्यता ग्रहण। किसान, व्यापारी और महिलाएं जुड़ी बीजेपी से। मेरठ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। जीआरपी और पुलिस ने किया अलर्ट। स्टेशन और आसपास में चलाया तलाशी अभियान। फोन पर धमकाने वाले को भी तलाश जारी। जौनपुर में श्री कृष्ण नगर रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी मालगाड़ी की 21 बोगियां। जफराबाद रेलवे लाइन पर ट्रेनों का परिचालन हुआ ठप। चलिए अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में ये चौथा राज्यपाल और उपराज्यपाल सम्मेलन है। इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपालों के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। तो वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी इसमें शामिल हुए। राज्यपालों और उपराज्यपालों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम 2 साल के लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं। कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। आज 108 करोड़ से अधिक कोरोना टीकाकरण के साथ देश भर में टीकाकरण अभियान जारी है। तो वहीं टोक्यो पैरालंपिक में देश का मान बढ़ाने वाली प्रतिभाओं के लिए मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने स्टेडियम में लगी स्टॉल्स का निरीक्षण किया। तो वहीं इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाने वाली खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने पैरालंपिक के योद्धाओं की जमकर तारीफ की। तो वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहे। तो वहीं लखनऊ में भाजपा के कील कांटे दुरुस्त करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12-13 नवंबर को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। इस बार का दौरा वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर में चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित रहेगा। वाराणसी में अब जहां भाजपा प्रदेश की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा वो लेंगे और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, तो वहीं 13 नवंबर को यशपालपुर, आजमबांध, आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। 2014 में सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद थे। तो वहीं जिले पर भाजपा की खास नजर है। भाजपा के नेता भी मानते हैं कि आजमगढ़ में पार्टी का परचम लहराने का मतलब है कि पूरे पूर्वांचल में खिलाफत है। आपको बता दें कि 2014 में मोदी लहर चलने के समय से ही भाजपा की निगाहें आजमगढ़ पर टिकी हैं।
तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। पूर्वांचल के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब अपना पूरा फोकस पश्चिमी यूपी के राजनीतिक समीकरणों को दुरुस्त करने की कवायद में लगा रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश ने मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कश्यप सम्मेलन में शिरकत की। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में इस बार सभी पार्टियों की नजर ओबीसी वोटर्स पर है, जिन्हें साधने के लिए सभी अपनी अपनी तरह से जतन कर रहे हैं। ऐसे में ओबीसी के तहत आने वाले कश्यप समाज को पाले में लेने और इन्हीं की कोशिशों के चलते बीजेपी सपा दोनों ही पार्टियों ने तेज कोशिशें कर दी हैं। जहां 30 अक्टूबर को लखनऊ में बीजेपी ने निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद और कश्यप समाज के लिए सम्मेलन का आयोजन किया था, तो वहीं अब सपा भी पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज को साधने के लिए सम्मेलन कर रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी प्रदेश में पदयात्रा शुरुआत करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी लखनऊ के कई इलाकों में पदयात्रा शुरू करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले महीनों उत्तर प्रदेश में प्रगति यात्रा की शुरुआत भी की थी। अब बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका गांधी की पदयात्रा चौक स्थित बड़ी काली माता मंदिर से होकर दरगाह हजरत अब्बास पर खत्म होगी। प्रियंका गांधी पुराने लखनऊ में पदयात्रा के जरिए लोगों के साथ संपर्क साधने की कोशिश करेगी। इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी लोगों को अपने चुनावी वायदे से अवगत कराएगी, जिसमें महिलाओं और आम लोगों का मुद्दा अहम होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के अनुसार इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि भारत जो डोर बांधता है वो सभी को एक साथ लेकर चलने वाली है, जिसमें जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। तो वहीं यूपी चुनाव से पहले भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारियों में लगातार जुटी है। मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत भाजपा नेता लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के इटावा विधानसभा क्षेत्र के कनकटी में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने सैकड़ों लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। उन्होंने लोगों को बताया कि आप मिस कॉल के जरिए भाजपा से जुड़ सकते हैं। मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि लोग भाजपा के साथ जुड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी और महिला भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर सदस्यता कराती रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की पार्टी है, इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, इसके सदस्य बनते हैं और समय समय पर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता रहता है। कभी कभी हम एक निश्चित अंतराल के बाद भी चलाते हैं, 5 साल पर, 3 साल पर सदस्यता करते हैं। लेकिन कभी कभी जब हमको ये लगने लगता है कि देश और प्रदेश का एक बड़ा वर्ग हमारे सरकारों के काम से प्रभावित होकर या हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हमसे जुड़ना चाहता है, तो हम ये अभियान विशेष अभियान के रूप में चलाते हैं। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केजरीवाल के द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली देने को लेकर जनता भी उत्साहित है। जनता हमारे पास आकर फ्री बिजली के लिए फॉर्म भर रही है। तो वहीं संजय सिंह ने बताया कि आप रोजगार गारंटी रैली आगामी 28 तारीख को लखनऊ में आयोजित होगी, जिसमें केजरीवाल भी शामिल होंगे। संजय सिंह ने इस दौरान यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार बेरोजगारों को लाठी देती है। संजय सिंह ने कहा कि यूपी के आदित्यनाथ की सरकार ठोको नीति पर चल रही है। कस्टडी में डेथ कर दी गई, कस्टडी में उनकी हत्या कर दी गई। पूरे देश में नंबर 1, 1318 लोगों की हत्या कस्टडी में उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी के राज में की। ये इनकाउंटर के अतिरिक्त मैं बता रहा हूं, जो इनकाउंटर करके ठोक दिया वो अलग। तो आज पूरा प्रदेश और देश आदित्यनाथ जी से सवाल पूछ रहा है कि आप तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए आए थे, लेकिन आपकी खाकी वर्दी खुद से कानून की धज्जियां उड़ा रही है, कानून को रौंद रही है और स्वयं हत्याएं कर रही है। इस पर क्या कार्रवाई होगी? जब तक एसपी पे कार्रवाई नहीं होती, बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती, तब तक इन छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके। तो वहीं दिल्ली से बनारस जा रही माता अन्नपूर्णा देवी पुनर्स्थापना यात्रा शुक्रवार को कन्नौज से होकर गुजरेगी। यात्रा का जिले के विभिन्न स्थानों पर स्वागत और पूजन किया जाएगा। माता अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति के हजारों लोग
दर्शन इस दौरान कर पाएंगे। जिलाधिकारी ने यात्रा के रूट का निरीक्षण किया, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। कन्नौज में आपको बता दें कि यात्रा की अगुवाई पूर्व मंत्री अर्चना पांडेय और विधायक कैलाश राजपूत सहित प्रभारी मंत्री, साथ ही में सांसद सुब्रत पाठक करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए निकले डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि माता अन्नपूर्णा की रथ यात्रा की स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली गई है। साथ ही आपको बता दें कि कनाडा के रजीना यूनिवर्सिटी में माता अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति वर्षों से विराजमान है। केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद कनाडा से माता अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति को भारत लाया जा रहा है। वाराणसी में माता की मूर्ति की पुनर्स्थापना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अन्नपूर्णा माता की दुर्लभ मूर्ति की शोभा यात्रा हमारे ज़िले में आएगी और उसी की तैयारी के लिए हम लोग निकले हुए हैं कि क्या उसका रूट होगा, कैसे कैसे यात्रा यहाँ से निकलेगी, तो उसी तैयारियों को लेकर के हम लोग प्लान कर रहे हैं। बस्ती जिले में 13 नवंबर को सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया जाएगा। शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में इस आयोजन का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान किसान पीजी कॉलेज में जनसभा भी आयोजित की जाएगी। बता दें कि कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर डीएम और एसपी ने किसान डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया। इस महाकुंभ में हजारों की संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। साथ ही ये खेल महाकुंभ 13 से 21 नवंबर तक चलेगा। जनसभा की तैयारी चल रही है, हेलीपैड की तैयारी चल रही है, खेल महाकुंभ के उद्घाटन की तैयारी चल रही है और जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं उनके आने से पहले समस्त तैयारियां पूर्ण कर दी जाएंगी। जो 13 तारीख को सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करने के लिए व्यय किया है, उनके लिए हमने बाहर से फोर्स मांगी है, जिसमें 1000 पुलिसकर्मी और 3 कंपनी CPMF और अन्य उच्च अधिकारी, 8 एडिशनल एसपी और करीब 20 CO मांगे गए हैं। ये सभी लोग समस्त सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था निगरानी करेंगे। तो वही विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के गोमती नगर स्थित CMS कैंपस में किया जाएगा। 19 से 22 नवंबर तक इस सम्मेलन को ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। 50 देशों के मुख्य न्यायाधीश और साथ ही में कानूनविद इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सम्मेलन के माध्यम से CMS ने न सिर्फ बच्चों के अधिकारों की आवाज को उठाया है, अपितु किशोर और युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क में वैश्विक समस्याओं के समाधान के प्रति भी जागरूक करता हुआ आ रहा है। दिसंबर 1972 को लंदन में एक कॉन्फ्रेंस की थी, वर्ल्ड पीस थ्रू एजुकेशन। इस कॉन्फ्रेंस में हमने फोरम फॉर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट बनाया था। इसमें एक तो 9 कंपनी हिस्सा लिया, 45 देशों के 250 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। मेरठ में रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सहारनपुर जीआरपी पुलिस भी पूरे अलर्ट पर है। जीआरपी लगातार स्टेशन और आसपास की जगहों पर चेकिंग कर रही है। इसके अलावा लोगों को चेतावनी भी दे रही है कि वो किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। जीआरपी सीओ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले सहारनपुर स्टेशन को भी उड़ाने की धमकी मिली थी और अब मेरठ से सूचना मिली है, जिसके बाद जीआरपी सहारनपुर पूरे अलर्ट मोड पर है। निरंतर हम लोग को गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जो भी कुछ अलर्ट खास रूप से टेररिस्ट अटैक को लेके या और इस तरह की जो भी संभावनाएं बता रहे हैं, अलग अलग अलर्ट जारी हो रहे हैं। उसको लेके हमारी RPF के साथ निरंतर जो है इन्वेंट्री कॉम्बिंग हो रही है और हम लोग इसको निरंतर चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जगह पे। इसमें डाक स्क्वाड भी लेते हैं, BDS को चेकिंग भी लगा रहे हैं और अलग से हम लोग निरंतर टीमों को ब्रीफ भी कर रहे हैं कि कैसे वो जब भी अपने प्लेटफॉर्म ड्यूटी पे हैं या स्पॉट ड्यूटी पे हैं, इवन जब पिकेट ड्यूटी है, किस तरह से अलर्ट है, क्या क्या सावधानियाँ रखें, बताया जा रहा है। तो वहीं BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर
कफील को बर्खास्त कर दिया गया है। कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के बाद से निलंबित वो चल रहे थे और डीजीएमई महानिदेशालय से संबद्ध चल रहे थे। इसी बीच अलग अलग मामलों में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने उनके बर्खास्त किए जाने की पुष्टि की है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद 22 अगस्त को डॉक्टर कफील को निलंबित किया गया। उनके खिलाफ जांच चल रही थी। तो वहीं यूपी के जौनपुर जिले के श्री कृष्ण नगर रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सुल्तानपुर से मुगल सराय की ओर से जा रही मालगाड़ी की केस बोगी पलट गई। इसके चलते जौनपुर वाराणसी रेलमार्ग जाम हो गया। हालांकि चालक और गार्ड पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पीडब्ल्यूआई ब्रिजेश यादव ने बताया कि मालगाड़ी के किसी डिब्बे का पहिया जाम होने की वजह से ये घटना हुई। मालगाड़ी श्री कृष्णनगर स्टेशन के आगे आउटर पर जैसे रेल लाइन परिवर्तन के लिए बढ़ी, तभी अचानक उसका डिब्बा पलट गया। तो वहीं वाराणसी लखनऊ वाया जफराबाद रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन इससे ठप हो गया। कौशांबी जनपद के सैनिक कोतवाली के गनपा गांव में देवस्थान पर मछली रखने का विरोध करना महंगा पड़ गया। गांव के कुछ लोग तालाब से मछली मारकर गांव में बने देवस्थान के चबूतरे पर मछली को रख रहे थे। उसी वक्त गांव के दिवाकर तिवारी ने उन्हें काम के लिए टोका तो वहां मौजूद दबंग नाराज हो गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद दिवाकर तिवारी जान बचाकर अपने घर में घुस गए तो दबंगों ने उनके घर पर भी पथराव कर दिया। इस पूरी घटना से दिवाकर तिवारी का परिवार सहम गया है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कर मामले की कार्रवाई की मांग की। रायबरेली शहर की क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह ने अपने मातहतों के साथ शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने हेलमेट के बिना चल रहे बाइक सवारों को गुलाब देकर गांधीगिरी के तरीके से समझाया। साथ ही बाइक पर 2 से ज्यादा सवारी होने पर उन्होंने लोगों को चेतावनी देते हुए यातायात के नियमों का पालन करने की सलाह दी। सिविल लाइन डिग्री कॉलेज चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को हिदायत दी गई और साथ ही लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर नहीं चल रहे थे उन्हें गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी दिखाते हुए हिदायत दी गई। साथ ही सीट बेल्ट लगाकर चले तथा चालान अन्यथा उनका किया जाएगा। तो वहीं कन्नौज में ट्रक और टैक्सी में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। कन्नौज से कानपुर की ओर जा रही टैक्सी, तभी ये हादसा हुआ। टैक्सी में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग सवार बताए जा रहे हैं। बता दें कि कन्नौज के मानीमऊ स्थित बाबा ढाबा के सामने ये हादसा हुआ। पुलिस मौके पर सूचना के लगते ही पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्शी में रखवाया गया। घायलों का कन्नौज जिला अस्पताल में इलाज जारी है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।